इतनी जल्दी तुम नहा धोकर तैयार होकर रसोई में आ गई। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी तो आदत है, मैं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके रसोई में आ जाती हूँ। वह तो शादी ब्याह की थोड़ी थकान थी, इसलिए 2-4 दिन मैं यह सब नहीं कर पाई। अरे नहीं नहीं बहू, अभी इतनी जल्दी तुम्हें घर के काम काज करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो तुम्हारे घूमने फिरने आराम करने के दिन है। तुम ये रसोई का काम ना अभी बस मेरे भरोसे छोड़ दो। ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कैसी बात करते हैं माँ जी, बहू के होते हुए सास रसोई में खटकेगी, ये शोभा देता है क्या? नहीं नहीं, मैं अपने रहते आपको रसोई का कोई काम नहीं करने दूंगी। और वैसे भी आपके आराम करने के दिन है। हाँ माँ, नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है। नीलम के होते हुए आप काम करेंगी क्या? रहने दीजिए, आप चलिए चलकर आराम कीजिए माँ। अरे ना बेटा, बेचारी अभी अभी तो आई है इस घर में, और आते ही कैसे मैं उसे रसोई का काम करने दूं? नहीं माँ जी, मैं आपकी एक ना सुनूंगी। आप चलिए यहाँ से और चलकर आप भजन कीर्तन कीजिए। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। ये क्या माँ, आप नीलम को नाराज कर रही हैं? नीलम की बात मान लीजिए ना। अच्छा ठीक है बेटा, अब तुम दोनों मेरे पीछे ही पड़ गए हो तो मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। वैसे आराम क्या, मुझे आराम करने की आदत नहीं है। मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकती। अगर मैं रसोई का काम नहीं करूंगी तो बाजार जाके सब्जी भाजी लाने वाला काम तो मैं ही करूंगी। मैं ऐसे शांति से नहीं बैठ सकती, वरना मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ ठीक है माँ, मार्केट तो आप जा ही सकती हैं घूमते फिरते। वैसे थोड़ा बहुत चलना भी सेहत के लिए लाभदायक होता है। वैसे भी माँ, इतने सालों तक आपने अकेले ही इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं। मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी है। मेरे बोलने से पहले मेरा चाय नाश्ता, मेरे ऑफिस की फाइल, सब कुछ आपने मेरे हाथ में दिया है। मैंने हमेशा आपको दौड़ भाग करते ही देखा है, लेकिन अब नीलम आ गई है ना, तो आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। और देखो नीलम आपसे कितना प्यार करती है। मेरे बोलने से पहले ही उसने आपको आराम करने को कह दिया। अच्छा ठीक है बाबा, जा रही हूँ मैं। वैसे माँ जी, आप मुझे एक लिस्ट बनाकर दे दीजिए कि आपको खाने में क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, तो फिर मैं रोज आपके हिसाब का खाना बनाऊंगी। अरे नाना बेटा, अब मेरी भी क्या खाने पीने की उम्र है? खाने पीने की उम्र तो तुम्हारी है। तुम लोग अपनी पसंद का बनाओ, मैं वही खा लूंगी। वैसे भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मैं पसंद ना करती हूँ। मैं तो सब कुछ खुशी खुशी खाती हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी। थैंक यू वेरी मच नीलम। अरे शरद जी, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं मुझे? नीलम, मैं बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अरे मैं हमेशा यही सोचता था कि ना जाने कैसी लड़की होगी वो जो मेरी जिंदगी में आएगी, मेरे घर में बहू बनकर आएगी, और ना जाने वो मेरी माँ का ख्याल रखेगी कि ये नहीं। क्योंकि पापा की डेथ के बाद मैंने हर रोज माँ को घर गृहस्थी में खटकते देखा था, परेशान होते देखा था। मैं उन्हें सुकून देना चाहता था। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो भगवान ने मेरी सुन ली, और जैसी पत्नी मैं, जैसी बहू इस घर के लिए चाहता था, तुम बिल्कुल वैसी हो। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशी दूंगा, बस तुम मेरी माँ को खुश रखना, क्योंकि मेरी माँ मेरे लिए ईश्वर से पहले है। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ठीक है, अब जाकर आप भी फ्रेश हो जाइए। मैं जल्दी से सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। ठीक है। काश आप इस दुनिया में होते तो अपनी इतनी अच्छी बहू को देखकर आप बहुत खुश होते। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी समझदार और इतनी अच्छी बहू आएगी मेरे घर। मैं तो बस दिन रात यही सोचती थी कि कितनी कम उम्र में आपने मेरा साथ छोड़ दिया था। जब मेरा शरद मात्र 6 साल का था, तभी आपने मेरा साथ छोड़ दिया और इस दुनिया को आपने अलविदा कह दिया था। माँ जी और बाबूजी मुझसे हमेशा कहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, अपनी नई गृहस्थी बसा लूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। भले ही आज आप मेरे साथ खड़े नहीं हैं, लेकिन मैं आज भी आपको अपने साथ महसूस करती हूँ, और मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरी एक एक सांस सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे शरद के लिए है। मैं उसी की खुशी के लिए जी रही हूँ, वरना मैं भी कब का इस दुनिया को छोड़ दी होती। हमेशा माँ बाबूजी यही कहते थे कि जिंदगी भर दुख तकलीफ भी मिलेगा मुझे, कभी सुख नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी अच्छी बहू पाकर तो आज मैं वो सब बातों को याद कर रही हूँ जब माँ बाबूजी कहते थे कि आजकल की बहुएं किसी की नहीं होती, लेकिन मेरी बहू कितनी अच्छी है। जैसा मैंने सोच रखा था उससे 10 गुना ज्यादा अच्छी है। काश आप आज यहाँ होते तो आप देखते कितनी अच्छी है हमारी बहू। माँ, माँ। हाँ बेटा। माँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आपकी आंखों में आंसू? माँ, ये आंसू क्यों आए हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा? मुझे बताइए माँ, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नहीं बेटा, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा है, और ये जो आंसू तू देख रहा है ना, यह गम के नहीं बल्कि खुशी के आंसू है। आज नीलम का ऐसा व्यवहार देखकर मैं अपनी जिंदगी के जितने भी दुख काटे थे वो सारे दुख भूल चुकी हूँ, और ईश्वर का धन्यवाद कर रही हूँ जो नीलम जैसी बहू दिया है उसने मुझे। अरे माँ, तो आप रोइए मत ना, आप खुशी मनाइए, चाहे कि घूमिए फिरिए, लेकिन मुझे चाहे दुख के हो या सुख के, मुझे आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है। माँ, हटा दीजिए इन आंसुओं को। मुस्कुराइए माँ,
मैं हमेशा आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अच्छा, अब ठीक है? ये हुई ना बात मेरी प्यारी माँ। ये है गीता जी और ये है गीता जी का बेटा शरद। गीता जी के पति का स्वर्गवास जब शरद 6 साल का था तभी हो चुका था। गीता जी ने बहुत मुसीबत काट कर, बहुत दुख तकलीफ झेल कर अपने बेटे शरद को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत अच्छे पद पर कार्यरत है। और गीता जी ने अपने बेटे को इतने अच्छे संस्कार दिए थे कि वह हर बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता, कभी किसी के दिल दुखाने की बात नहीं करता। और गीता जी को तो उनका बेटा अपनी जान से ज्यादा चाहता था। वह अपनी माँ की आंखों में एक बूंद आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गीता जी ने बहुत ही धूमधाम से अपने बेटे शरद की शादी नीलम के साथ करवाई। नीलम को गीता जी ने ही पसंद किया था। नीलम भी दूर की रिश्तेदारी की ही लड़की थी जिसे किसी शादी ब्याह के फंक्शन में देखा था और गीता जी ने नीलम को अपने बेटे शरद के लिए पसंद कर लिया और शरद ने भी नीलम को तुरंत ही पसंद कर लिया था क्योंकि नीलम दिखने दिखाने में बहुत ही खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी। गीता जी नीलम जैसी बहू पाकर बहुत खुश थी, लेकिन गीता जी को क्या मालूम था कि जिसे वह घर की लक्ष्मी समझ रही है वह घर की नागिन निकलेगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और इधर नीलम अपने व्यवहार से अपनी सास का दिल जीत रही थी। अरे नीलम बेटा, ये लो। ये क्या माँ जी, इतने सारे रुपए? इतने रुपयों की तो मुझे कोई जरूरत नहीं है माँ जी। अरे बेटा, जरूरत क्यों नहीं है? अभी कितने सारे तीज त्योहार आ रहे हैं। एक काम करना, तुम बाजार जाकर अपनी पसंद की सारी शॉपिंग कर लेना, ठीक है ना बेटा? अरे रहने दीजिए ना माँ जी, इन सब की क्या जरूरत है, मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है। अरे बेटा, महिलाओं के पास चाहे साज श्रृंगार का कितना ही सामान हो, कितनी ही साड़ियाँ क्यों ना हो, उन्हें तो हमेशा कम ही लगता है। और ये सब तो मुझ पर भी बीत चुकी है, इसलिए मैं जानती हूँ कि महिलाओं का शौक होता है कि वह हर तीज त्योहार में अपने पसंद की साड़ियाँ खरीदे, उससे मैचिंग होता ज्वेलरी खरीदे। तुम ये सब खरीद लेना बेटा। अच्छा ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, आज मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं। हाँ हाँ बेटा, ये घर तुम्हारा भी है और किसी को बुलाने के लिए तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सहेलियाँ, तुम्हारे रिश्तेदार, जो भी तुम्हारे परिचित और प्रिय है, वह यहाँ आ जा सकते हैं। ठीक है माँ जी। ठीक है बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ और तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन करके बता देना। ठीक है माँ जी। हे भगवान, और कितने दिन नाटक करना पड़ेगा। अब तो मुझसे ना ये बेकार का नाटक भी नहीं होता। मैं अपनी मम्मी को फोन करके बताती हूँ क्या बहुत हो गया, अब मैं इनको नहीं झेल सकती। हेलो हेलो माँ, कहाँ हो आप? अरे बेटा, मैं तो गार्डन में टहल रही थी, बताओ। माँ मुझसे अब ना ये बेकार का नाटक नहीं होता, अब बहुत हो गया। मुझे तो अब अपनी असलियत ना दिखाई देना चाहिए। अरे बेटा, पहले दामाद जी का अच्छे से दिल तो जीत लो। दामाद जी को दिखाओ कि तुम उनकी माँ की कितनी चिंता करते हो। उनकी माँ की तुम्हें बहुत फिक्र है और अब उन्हें उनकी माँ की परवाह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी माँ की देखभाल तुम ही कर सकती हो। जब दामाद जी पूरी तरह से निश्चिंत हो जाए, तुम पर पूरा भरोसा कर लेना, तभी आगे की योजना करना। अरे माँ, इनको और कैसे भरोसा दिलवाऊं मैं? दीदी को देखो ना, दीदी कितनी खुश नसीब है जो दीदी की सास गाँव में रहती है और दीदी मौज मस्ती से अपनी मर्जी से शहर में जीती है। लेकिन मैं कब तक शरद जी की माँ को झेलूं? अब मुझसे यह नाटक नहीं होता माँ। अरे मैं सारा दिन घर में नौकरानी की तरह काम करती हूँ और मेरी सास मौज मस्ती में रहती है, बढ़िया। कभी बाजार घूमती है तो कभी अड़ोस पड़ोस में बैठने जाती है। माँ, मुझसे भी ड्रामा नहीं होता, बहुत हो गया माँ। अरे बेटा, थोड़े दिन और सब्र कर ले। अगर थोड़े दिन और तू सब्र करके अपने पति का दिल जीत लेगी ना, तो फिर तू जिंदगी भर खुशी रहेगी, मौज मस्ती से जिएगी। मुझे तो नहीं लगता कि जिंदगी भर भी मैं इन्हें भरोसा दिला पाऊंगी कि मैं इनकी माँ की बहुत परवाह करती हूँ, क्योंकि ये तो बस अपनी माँ के ही पल्लू से बंधे रहते हैं। पूरे दिन बस माँ 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 करते रहते हैं। यहाँ तक ऑफिस से भी यही फोन करके 4 बार मुझसे पूछते हैं कि माँ ने खाना खाया या नहीं, माँ के हाथ पैर में दर्द तो नहीं है, माँ की तबीयत तो ठीक है। बेटा, थोड़ा सब्र कर ले। माँ, मुझे उस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार है जब इस घर में सिर्फ मैं और शरद जी ही रहेंगे और तब शरद जी अपनी सैलरी मेरे हाथों में देंगे। अरे बेटा, जरा आहिस्ता बोल, अगर तेरी सास ने सुन लिया तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अरे सुन ले तो सुन ले, ऐसे तो वो बाजार गई हैं और सुन भी लेंगी तो ज्यादा अच्छा है ना। कम से कम वह जितने जल्दी इस बात को जान लेगी, समझ लेगी कि मैं क्या चाहती हूँ, उतनी ही आसानी मुझे भी होगी और उन्हें भी होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी सास का भ्रम जितने जल्दी से जल्दी हो टूट जाए और उन्हें भी पता होना चाहिए कि बेटे की शादी के बाद ना बेटे बहू की गृहस्थी में ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, चल मैं घर जाती हूँ, फिर बाद में लगाती हूँ तुझे फोन। ठीक है माँ। हे भगवान, ये सब क्या सुन लिया मैंने। काश मैं नहीं सुनती तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने क्या समझा बहू को और वह क्या निकली। मुझसे क्या समस्या है बहू को? मैं तो उसे अपनी बेटी जितना प्यार देती हूँ, लेकिन वो मुझसे नफरत करती है और यह सब वो झूठा नाटक कर रही थी। माँ जी सच्ची कहती थी कि बच्चों से
ज्यादा उम्मीद मत रखो और अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने जीवन के बारे में सोचो। लेकिन मैंने कभी माँ जी की, बाबूजी की बात नहीं मानी, बस अपने इकलौते बेटे की परवरिश में सब कुछ भूल गई। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शरद मेरा इकलौता बेटा है और उसके सिवा मेरा कहीं कोई ठिकाना नहीं है। मैं शरद को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। शरद ही तो मेरे जीने की उम्मीद है। शरद को ही तो देखकर मैं जी रही हूँ। मैं कल बहू से बात करूंगी, पूछूंगी उससे कि उसे मुझसे क्या समस्या है। मैं जैसा बहू कहेगी वैसा रहूंगी। मैं उसकी गृहस्थी में कोई दखलंदाजी नहीं करूंगी, लेकिन वह मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जाने की बात ना करे। बेचारी शारदा जी बहू की बात सुनने के बाद बहुत ही दुखी हो गई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। वह पूरी रात सो नहीं पाती, बस पूरी रात एक तक सुनने में निहारते रही। दूसरे दिन बेटे के ऑफिस जाने के बाद शारदा जी ने अपनी बहू से इस बारे में बात करना जरूरी समझा और वह सीधे बहू के कमरे में जाकर बहू से इस बारे में बात करती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं बहू, मैं तुमसे बस कुछ बातें करना चाहती हूँ। हाँ कहिए ना माँ जी। बहू, कल जब तुम किसी से फोन में बात कर रही थी तो मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। बहू, ये घर गृहस्थी सब कुछ तो तुम्हारा ही है, इसमें इतनी जालसाजी करने की क्या जरूरत है? तुम्हें सिर्फ शरद की पेमेंट चाहिए। अगर तुम यह बात मुझसे प्यार से कह देती तो मैं खुशी खुशी शरद से कह देती कि वह अपने महीने की सैलरी तुम्हारे हाथ में लाकर रखे, क्योंकि मेरी तो ऐसी कोई तमन्ना नहीं है। बस मैं अपने बहू बेटे को हमेशा सुखी देखना चाहती हूँ। लेकिन माँ जी, आपके रहते हुए तो हम कभी सुखी रह ही नहीं सकते। अरे बहू, सब कुछ तो तुम्हारा ही है। अगर तुम चाहती हो कि मैं घर के किसी मामले में ना बोलूं, शरद से थोड़ी दूर रहूं, तो ठीक है। आज के बाद मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहूंगी। तुम्हें किसी चीज के लिए कभी रोक टोक नहीं करूंगी। वैसे माँ जी, मुझे इस घर में किसी और की मौजूदगी भी परेशान करती है। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। और आपका बेटा आपके होते हुए मुझे कभी अपनी जिंदगी का कीमती समय नहीं देखा। वह तो ऑफिस से आते ही बस माँ, रात के सोते तक बस माँ करते रहते हैं। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो शरद का पूरा ध्यान हमेशा मुझ पर ही रहेगा। नहीं बहू, ऐसा मत करो। मुझे इस घर से जाने के लिए मत कहो। तुम चाहो तो मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, किसी से कोई बातचीत नहीं करूंगी, अपने कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। लेकिन प्लीज इस घर से मुझे जाने के लिए मत कहो। इस घर को मैंने बहुत प्यार से बनाया है। बहू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसे रहने को तैयार हूँ। बस मुझे इस घर से मत निकालो। मेरी आंखों से मेरे बेटे को दूर मत जाने दो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के इतना लंबा समय सिर्फ अपने बेटे के नाम किया है। अपने बेटे को ही देखकर मैं सांस लेती आई हूँ। उसके सिवा मेरा कोई नहीं है, कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है माँ जी, कि आप अपने बेटे को अपना सब कुछ समझती हैं और आपका बेटा आपको अपना सब कुछ समझता है। यहाँ तो जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है। नहीं बहू, ऐसा मत करो बहू, ऐसा मत करो। आप अपने बहू बेटे को सुख शांति से रहने देना चाहती है ना, तो आप अपने बेटे को बिना बताए यहाँ से कहीं चले जाइए। कहाँ जाऊंगी बहू, कहाँ जाऊंगी? इस दुनिया में मेरे बेटे के सिवा मेरा कोई नहीं है। अरे क्या जिसके बेटे बहू नहीं होते, क्या उनकी जिंदगी नहीं होती है? देखो, मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था एक वृद्धाश्रम में करवा दूंगी, लेकिन तुम अपने बेटे से इस बारे में कुछ नहीं कहोगी। अपने बेटे को बिना बताए यहाँ से चली जाओगी। अगर तुमने अपने बेटे को इस बारे में कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा माँ जी। लेकिन मेरा बेटा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वह बिल्कुल नहीं मानेगा। वह मेरे बिना नहीं रह सकता। मेरा बेटा बहुत परेशान हो जाएगा बहू। माँ जी, आप शरद जी की चिंता मत कीजिए। मैं शरद जी को कोई भी बहाना बताकर समझा लूंगी। बस आप जल्दी से अपना सामान बांधिए और कल इनके ऑफिस जाने के बाद यहाँ से चुपचाप कहीं चले जाइए। ठीक है बहू, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं कल चली जाऊंगी इस घर से, क्योंकि मेरी सांसें तो सिर्फ मेरे बेटे की खुशी के लिए चल रही है। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे बेटे को मेरे जाने के बाद खुश रखोगी तो ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी बहू। हे भगवान, काश ये धरती फट जाए और मैं इस धरती में समा जाऊं। कैसे मैं अपने बेटे के बगैर जी सकती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी तक अपने बेटे के लिए ही जिंदा थी। लेकिन फिर भी अगर मेरे जाने से मेरे बेटे की जिंदगी में खुशी आएगी तो मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कल चली जाऊंगी। बेचारी शारदा जी अकेले में बैठकर खूब फूट कर रोती है। दोपहर से शाम और शाम से रात हो जाती है, लेकिन शारदा जी की आंखों से जैसे आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। शाम को जब शारदा जी का बेटा शरद घर आता है तो वो आते ही अपने माँ के कमरे में आता है। माँ क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं बेटा, मैं तो आराम कर रही थी। माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, इतनी अच्छी बहू है, घर का कोई काम नहीं करने देती है, फिर भला मेरी तबीयत को क्या होगा? सब कुछ बढ़िया है, मैं तो एकदम मस्त हूँ। बहू के आ जाने के बाद मेरी जिंदगी में तो जैसे दोहरी खुशी आ गई है। ठीक है माँ, लेकिन फिर भी
सोच रहा हूँ कि आपका एक बार रूटीन चेकअप करवा ही देता हूँ। अरे नाना बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे माँ जी, कुछ चाहिए क्या आपको? नाना बेटा, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, अब आप आराम कीजिए, हम लोग भी आराम करते हैं। ठीक है बेटा। काश भगवान कोई ऐसा चमत्कार हो जाता कि मेरे बेटे को ये सारी हकीकत खुद ब खुद मालूम चल जाती। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है। इस घर को मैंने और मेरे बेटे ने कितने प्यार से सजाया था। हर एक चीज में हम माँ बेटे की यादें हैं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में ऐसे दिन भी कभी आ सकता है कि मुझे अपने ही घर से दूर जाना पड़ेगा, वो भी सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए। बेचारी शारदा जी अकेले में फूट फूट कर रोती है। तभी शरद के सो जाने के बाद फिर से नीलम अपनी सास के कमरे में आती है। माँ जी, अपना सामान तो बांध लिया ना आपने? नहीं भी बांधा होगा तो आज पूरे रात भर का समय है आपके पास। एक एक चीज आप अपनी बांध लेना, और यदि आपको किसी और चीज की भी जरूरत हो ना तो भी बता देना, मैं आपको सब कुछ दे दूंगी। बस आप मुझे अपने पति के साथ सुकून से रहने दो। ठीक है बहू। शारदा जी बेचारी क्या करती, वह अब चुपचाप अपनी बहू की सारी बात मान लेती है और अपना सारा सामान पैक कर लेती है। दूसरे दिन अपने बेटे शरद के ऑफिस जाने के बाद वह अपना सामान लेकर चुपचाप वहाँ से एक वृद्धाश्रम में चली जाती है। और जब शाम को शरद ऑफिस से घर आता है तो आते ही अपनी माँ को ढूंढता है। माँ, माँ, ये क्या? मैंने पूरे घर में माँ को ढूंढ लिया लेकिन माँ कहीं नहीं है। नीलम, नीलम। हाँ जी, क्या हुआ? नीलम, माँ कहाँ है? मैंने माँ को पूरे घर में ढूंढ लिया लेकिन माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आई एम सो सॉरी शरद जी, मैंने आपसे पूछे बगैर ही माँ जी को एक तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। क्या? तीर्थ यात्रा पर भेज दिया? हाँ शरद जी, मेरी एक सहेली है ना, उसके सास ससुर भी जा रहे थे इस यात्रा पर। पूरी बस भर के जा रही है और आज ही आखिरी तारीख थी, इसीलिए जल्दबाजी में ये सारे फैसले लेने पड़े और मैं आपसे पूछना ही भूल गई। पर माँ जी पर मेरा इतना तो अधिकार है ही ना कि मैं अपनी मर्जी से माँ जी को कहीं भिजवा सकती हूँ। अरे यार नीलम, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पहले तुम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। पता नहीं माँ के पास पैसे हैं या नहीं, तुमने ऐसे कैसे उन्हें यात्रा पर भेज दिया? वैसे कौन सी बस गई है, कहाँ गई है यात्रा पर, कुछ तो मालूम होगा ना तुम्हें। अरे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैंने माँ जी को पर्याप्त रुपए दे दिए हैं और मुझे पता है कि बस 4 धाम की यात्रा पर गई है। फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? क्या माँ जी मेरी नहीं है? माँ जी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है? नहीं नहीं नीलम, तुम नाराज मत हो। मैंने ऐसा कब कहा कि माँ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है? ठीक ही है, अच्छा हुआ जो माँ को तुमने तीर्थ पर भेज दिया। मैं भी कितने दिनों से सोच रहा था कि माँ को 4 धाम की यात्रा करवा दूं, लेकिन व्यस्तता के चलते मैं माँ को समय ही नहीं दे पा रहा था। इस बहाने माँ की भी 4 धाम की यात्रा हो जाएगी। लेकिन बस कितने दिन की यात्रा पर गई है? पूरे 30 दिन की यात्रा पर गई है। 4 धाम के साथ साथ अपने भारत में जितने भी तीर्थ स्थान है ना, सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराएंगी वो बस। बाप रे, 30 दिन मैं माँ के बगैर कैसे रहूंगा? एक दिन भी माँ को नहीं देखता तो मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अरे बाबा, लेकिन तीर्थ भी तो जरूरी है ना। वैसे भी माँ जी की उम्र होते जा रही थी, अगर वो अभी नहीं जाती तो कब जाती? बाद में घुटने साथ नहीं देते, चलने फिरने में दिक्कत होती। अच्छा ठीक है, चलिए जल्दी से आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपको गर्मा गर्म चाय बना कर देती हूँ। ठीक है नीलम। नीलम अपने पति शरद को बहुत ही चालाकी से समझा लेती है और इधर शरद को भी भरोसा हो जाता है कि नीलम ने उसकी माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजा है। धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत जाता है। इधर शरद तो बस इसी इंतजार में था कि माँ की तीर्थ यात्रा कब खत्म होगी और माँ कब वापस घर आएंगी। लेकिन जिस दिन महीना पूरा हुआ उसी दिन नीलम भागते रोते हुए आती है और अपने पति शरद से कहती है, शरद जी, शरद जी। अरे क्या हो गया नीलम, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? शरद जी बहुत बुरा हुआ शरद जी। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। शरद जी बहुत बुरी खबर है, तीर्थ यात्रा पर जाने वाली बस का एक्सीडेंट हो गया है और जिसमें कोई यात्री नहीं बचा, सबकी जान चली गई। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो नीलम? लाओ मुझे उस बस एजेंसी वाले का नंबर दो, मैं खुद उनसे जाकर बात करता हूँ। मैंने सब पता कर लिया, सब कुछ पता कर लिया शरद जी। कोई भी नहीं बचा उस दुर्घटना में, क्योंकि बस पूरे 20 फीट नीचे खाई में जा गिरी है। कोई भी नहीं बचा शरद जी, कोई भी नहीं बचा उस दुर्घटना में। हमारी माँ जी भी हमसे हमेशा के लिए दूर चली गई शरद जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी माँ इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मेरी माँ मुझसे दूर नहीं जा सकती। ऐसा नहीं हो सकता। मैं खुद जाकर पता करूंगा, मैं ढूंढ लूंगा माँ को। समझने की कोशिश कीजिए जी, समझने की कोशिश कीजिए। भगवान के लिख को कोई नहीं बदल सकता। शायद माँ जी का साथ इतने दिन का ही लिखा था हमारे साथ। शरद यह खबर बर्दाश्त नहीं कर पाता। बेचारे शरद का दिल टूट जाता है। वह कई दिनों तक माँ को याद करके बस रोता ही रहता है। वह कई दिनों तक कुछ खाता पीता नहीं। लेकिन नीलम हर तरह से शरद को समझाने की कोशिश करती और धीरे धीरे 5 महीने का समय बीत जाता है और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता है।
आज मेरी जिंदगी का कितना महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन माँ ने मुझे जन्म दिया था। अगर माँ आज यहाँ होती तो माँ मेरे जन्मदिन में हमेशा की तरह मुझे मंदिर लेकर जाती, पूजा पाठ करवाती और कुछ जरूरतमंदों को रुपए पैसे व अनाज का दान भी करवाती। हैप्पी बर्थडे शरद जी। आज मैंने आपके बर्थडे के लिए बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी प्लान की है। आप चलोगे ना मेरे साथ? नहीं नीलम, मुझे कोई पार्टी अटेंड नहीं करना है। प्लीज आज मुझे अकेला छोड़ दो। मैं माँ के बिना अपनी जिंदगी की खुशियों की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं समझ सकती हूँ शरद जी कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन भगवान की इच्छा के आगे कभी किसी की चली है क्या? अब इस घटना को पूरे 6 महीने हो चुके हैं। प्लीज आप अब ये सब भूल जाइए ना और सामान्य होने की कोशिश कीजिए। हाँ नीलम, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी माँ की यादों को अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यदि आप पार्टी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, हम कहीं घूमने तो जा ही सकते हैं ना? नहीं, मेरा मन नहीं है। आज मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ। प्लीज बुरा मत मानना नीलम। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। आज शाम को आ जाऊंगी क्योंकि आज तो आपको अकेले ही रहना है। ठीक है। शरद नीलम को पार्टी के लिए मना कर देता है तो नीलम अपने मायके चली जाती है। जैसे शरद अपनी माँ के साथ अपना जन्मदिन हमेशा मंदिर में मनाता था, उसी तरह शरद अपनी माँ को याद करते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। लीजिए बाबा, ये कुछ रुपए हैं, इससे आपकी शायद थोड़ी सहायता हो सकती है। खुश रहो बेटा, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। मुझे तरक्की का नहीं बाबा, सिर्फ आशीर्वाद ये दीजिए कि मेरी माँ जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले। लीजिए माँ जी, ये कुछ रुपए हैं, इससे शायद आपकी थोड़ी सहायता हो सकती है। खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो, खूब तरक्की करो जिंदगी में। तुम जो भी चाहते हो तुम्हें सब कुछ हासिल हो। चलो माँ जी, इसमें कुछ रुपए हैं, शायद आपकी थोड़ी सहायता हो सकती है। बेटा, तुम्हारी आवाज मुझे अपने बेटे की याद दिलाती है। क्या? लेकिन आपकी आवाज भी तो मेरी माँ की आवाज जैसी है। अरे ये क्या, आप तो मेरी माँ ही हैं। माँ, अरे आप तो मेरी माँ ही हैं। माँ, आप यहाँ कैसे? माँ नहीं बेटा, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। माँ रुकिए माँ, ऐसा मत कीजिए, आप मेरी माँ हैं। माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बताइए माँ, आपकी हालत ऐसे कैसे हो गई? आप यहाँ कैसे पहुँच गए? कुछ नहीं बेटा, सब तकदीर का खेल है। नहीं माँ, आपको बताना ही होगा, आप यहाँ कैसे आए? शारदा जी अपने बेटे से कुछ नहीं कहना चाहती थी, लेकिन शारदा जी के बेटे ने शारदा जी को बहुत मजबूर कर दिया, तो शारदा जी ने अपने बेटे को सारी बात बता दी। बेटा, शुरुआत के 2-3 महीने तक तो बहू ने वृद्धाश्रम वालों को रुपए भेजे, इसलिए वृद्धाश्रम वाले मुझे रख लिए, लेकिन उसके बाद बहू ने रुपए भेजना बंद कर दिया और वृद्धाश्रम वाले तो उन्हीं लोगों को अपने आश्रम में रखते हैं जिनके परिवार वाले रुपए भेज सकते हैं। इसीलिए वृद्धाश्रम वालों ने मुझे वहाँ से निकाल दिया। मैं कहाँ जाती बेटा, इसलिए मैं यह मंदिर के सामने आकर बैठ जाती थी, मंदिर की थोड़ी बहुत सफाई कर देती थी। मंदिर में जो भी चढ़ावा चढ़ता खाने पीने का पंडित जी वह मुझे दे देते और मैं उसी को खाकर अपना पेट भर लेती थी। क्या ये सब उस नीलम का किया धरा है? मैं उस नीलम को जान से मार दूंगा माँ। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो बेटा। माँ फिलहाल तो आप मेरे साथ घर चलिए माँ। इस तरह शरद अपनी माँ को अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है और गुस्से से आग बबूला होता है। उधर नीलम चहकते हुए अपने मायके से अपने ससुराल पहुँचती है। माँ ना जाने आपने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया होगा माँ। माँ मैं आज आपको अपने हाथों से खिलाऊंगा माँ। शरद जी आप कहाँ हैं? माँ जी आप? मेरी माँ को तो देखकर तुम्हें बहुत आश्चर्य हो रहा होगा। तुमने मेरी माँ को मरा बता दिया और मुझसे मेरी माँ को दूर कर दिया। अब तुम एक मिनट भी इस घर में नहीं रहोगी। निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगा। मुझे क्यों चिल्लाते हैं? आपकी माँ खुद यहाँ नहीं रहना चाहती थी। झूठी मक्कार, और कितना ड्रामा करोगी तुम? मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम एक नंबर की झूठी हो। निकल जाओ तुम मेरे घर से। नहीं बेटा, बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। तुम इसे घर से निकलने की धमकी मत दो। मत निकालो बहू को घर से। मैं तो बस तुम लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। मेरा क्या, मैं तो कहीं भी रह लूंगी बेटा। देख लिया, जिस माँ को तुम मरा बताकर घर से दूर कर चुकी थी, वही माँ तुम्हें आज इस घर में रखने की बात कर रही है। तुम्हारी माँ को भी तुम्हारी भाभी इसी तरह घर से निकाल दे तो कैसा लगेगा तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। आप सही कहते हैं, मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। मेरी गलती की तो यही सजा होनी चाहिए। मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़कर। नहीं बहू, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसी घर में रहोगी। इस तरह शारदा जी ने अपने बेटे को समझाया और अपनी बहू नीलम को माफ करने के लिए कहा। शरद अपनी माँ की बात नहीं टाल पाता है और माँ के कहने पर वह अपनी पत्नी को माफ कर देता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।